मी ईशा और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 12 विच इज़ फ्रिक्शन। तो आज हम लोग फ्रिक्शन का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो हमारा फ्रिक्शन का ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने अपने 11th चैप्टर में एकदम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब हमने इसको एक चैप्टर बना दिया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 हमारा एक ये फ्रिक्शन है ना पूरा एक चैप्टर बन गया है, लेकिन चैप्टर नंबर 11 में बस हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। तो अब हमको ये इतना बड़ा चैप्टर क्यों बन गया, इतना छोटा सा टॉपिक, क्योंकि इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, तभी तो एक चैप्टर बन गया। एंड दूसरी चीज़ इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, सो फ्रिक्शन होता क्या है? बेसिकली फ्रिक्शन होता है, अच्छा फ्रिक्शन मतलब आप जैसे अभी आप कहीं पे बैठे हो, आप कहीं पे खड़े हो, तो आप किसकी वजह से खड़े हो? आप पहली चीज़ तो ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि जब ग्रेविटी होगी तभी आप नीचे खड़े हो, नहीं तो आप उड़ते रहते। और दूसरी चीज़ क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, तभी आप खड़े हो। या फिर अगर आप स्केटिंग करते हो तो आप स्केटिंग कर पाते हो ना। या फिर मान लो कोई दीवार है, ठीक है, यहाँ पे कोई वॉल है एंड यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि कोई कील है यहाँ पे, आपके घर में तो कहीं पे लगी होगी ना, ठीक है, वॉल हैंगिंग के लिए, पिक्चर हैंगिंग के लिए। तो वो जो हमारे पास नेल्स लगते हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही लगे हुए हैं। आप जो बोर्ड पे मैम आपको पढ़ाती होंगी स्कूल में, तो क्या करती होंगी, लाइक वो क्या करती होंगी, जो उनका जो बोर्ड होगा उनके ऊपर जब वो चॉक से कुछ भी लिखती हैं तो वो उसके ऊपर स्टे करता है ना बहुत देर तक, या फिर ऐसे नहीं कि जैसे ही मैम लिखती है सब उड़ जाता है, उसके ऊपर स्टे करता है, वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही स्टे करता है। तो हम ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो पहली चीज़ हमें ये पता है दैट इट इज़ एन कॉन्टैक्ट फोर्स, पिछले चैप्टर में हमने जाना था 11th चैप्टर में। नेक्स्ट ये क्या है, ये कैसे कॉज होती है, अकर कैसे होती है? ये इरेगुलरिटीज़ ऑन टू सर्फेसेस पे अकर होती है, अगर दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके अंदर कुछ इरेगुलरिटीज़ होती हैं जिनके वजह से फ्रिक्शन कॉज होता है। ठीक है, तो ये बोर्ड वाला ही एग्जांपल लेके समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास बोर्ड है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास बोर्ड है, तो बोर्ड में मान लो मैम ने लिखा है क्लास, ठीक है, ये मान लो मैं जो मार्कर से लिख रही हूँ वाइट बोर्ड पे, आप ये मत मानो, ये क्या है, हमारा चॉक है, जो आपके स्कूल में होता है ना वही। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, मान लो मैंने चॉक से लिखा बोर्ड पे, ये हमारा ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, वाइट बोर्ड नहीं है, ये ब्लैक बोर्ड मान लो अभी के लिए। तो जब मैम आपके ब्लैक बोर्ड पे लिखती होगी, मतलब क्लास मान लो मैम ने लिखा है, ये वर्ड मैम ने लिखा है, तो जो आप देखते हो, जब आपने भी कभी बोर्ड पे लिखा होगा ना स्कूल में, या फिर आपके घर में भी होगा स्लेट जिसको हम बोलते हैं, तो आपने अगर उस पर लिखा होगा तो आपने देखा होगा जो चॉक होता है ना हमारे पास, वो क्या होता है, बहुत ही सादे छोटे पार्टिकल से मिलकर एक सॉलिड फॉर्म में आया है। जब हम लिखते हैं तो वो धीरे धीरे कम होता रहता है ना, जब हम लिखते हैं तो वो धीरे धीरे कम होता रहता है। तो इसका मतलब कि वो एक लाइक पाउडर फॉर्म में है ना, और वो जो पाउडर फॉर्म है वो कैसे इस वाइट बोर्ड, मतलब जो ब्लैक बोर्ड होता है उसके में जाके चिपक जाता है। अगर हम किसी भी सरफेस पे पाउडर फेंकेंगे तो ऑब्वियसली जो पाउडर है वो क्या होगा, गिर जाता है, लेकिन वाइट मतलब ब्लैक बोर्ड पे ऐसे चिपकता क्यों है? क्योंकि आपने देखा है कभी कि अगर हम लोग, जब आपने ब्लैक बोर्ड को कभी आप जाना अगर स्कूल में, लेकिन अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, या फिर अगर आपके घर में स्लेट होगा तो आपके पास वो जो ब्लैक बोर्ड होगा आपके घर में, आप उसको ना अपनी उंगली से टच करना, जब आप उसको फील करोगे ना, टच करोगे, तो आपको लगेगा ना उसके अंदर बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ है, अप्स एंड डाउन्स है। या फिर अगर आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है, ठीक है, तो आप उसको पास में लाके अपने ब्लैक बोर्ड को देखना, आप देखोगे कि उसके अंदर इतनी सारी माइनर इरेगुलरिटीज़ है, मतलब उसका जो सरफेस होगा ना ब्लैक बोर्ड का कुछ इस टाइप से होगा, लेकिन आपको बाहर कैसे दिखता है, एकदम स्मूथ दिखता है ना, लेकिन वो कैसे होता है, कुछ इस टाइप का एकदम इरेगुलर होता है, टेढ़ा मेढ़ा उसका शेप होता है, एकदम माइन्यूर एकदम छोटे से छोटा। तब जब हम इस टाइप के किसी सरफेस पे, मान लो इस टाइप के सरफेस पे मैंने चॉक से चीज़ कुछ लिखी, मैंने इस टाइप के सरफेस पे चॉक से कोई चीज़ लिखी, यहाँ पे मैंने मान लो क्लास लिखा है, ये मान लो क्या है, क्लास का सी है। अभी मैंने यहाँ पे जो मतलब ये जो वाइट मतलब ब्लैक बोर्ड है इसको कुछ मैग्नीफाइन करके दिखाया है, तो मान लो अगर मैं इस टाइप की किसी सरफेस पे पाउडर भी गिराती हूँ तो वो जो पाउडर होगा वो यहाँ पे स्टे तो करेगा ना, क्योंकि क्या है, एक रफ सरफेस है ना, तो ऑब्वियस सी बात है अगर इस टाइप के रफ सरफेस पे मैं पाउडर जैसी तो माइन्यूट सी चीज़ गिराऊंगी तो ऑब्वियसली इसके अंदर स्टे करेगा, तभी तो आपको उसके ऊपर जो लिखा हुआ होता है वो दिखता है, क्योंकि वो उस ब्लैक बोर्ड के माइनर एरिया में जाके
जाके चिपक जाता है और मैम जैसे जैसे लिखती है वो उसका शेप ले लेता है ना। तो यहाँ पे नॉर्मल सी चीज़ हो रही है। अब ये नेल वाला एग्जाम्पल समझते हैं। वॉल पे जब नेल डालते हैं हम लोग किसी फ्रेम को डालने के लिए, ठीक है, क्लॉक डालने के लिए, तो ये जो नेल है ये यहाँ पे है कैसे, यहाँ पे स्टे कैसे करता है। आपको पता है हम लोग हैमर से नेल को वॉल के अंदर डालते हैं, ठीक है। आप ट्राई मत करना, आपको चोट लग सकती है। आपने देखा होगा अपने पेरेंट्स को करते हुए। तो जब आप देखते हो कि आपके पेरेंट्स जब हैमर से लाइक वॉल पे जब डालते हैं नेल को, तो क्या होता है, अपने वैसे भी अपने वॉल को तो छुआ ही होगा और बाहर से अगर आप छूते हो तो आपको स्मूथ लगता होगा, लेकिन फिर अगर आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है या फिर कुछ और उससे भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट चीज़ है, या फिर मैं आपको बता देती हूँ कि हम मतलब बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बड़े बड़े लोग, उन्होंने देखा है हर एक चीज़ पे इरेगुलरिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जो वॉल पे स्कूल से अगर चौक लाए रहते हैं तो स्कूल से वो चौक लाए रहता है तो वो लोग वॉल पे भी लिखते हैं, ठीक है। मान लो उन्होंने वॉल पे लिख दिया ओम, ठीक है, तो ओम लिख दिया तो वो उस पर स्टे करता है। फिर कुछ ड्राइंग बनाएंगे तो वो क्या होगा, उसके ऊपर स्टे करता है। बच्चे जब क्रेयॉन से ड्राइंग बनाते हैं तो क्यों स्टे करता है, क्योंकि जो वॉल होता है ना उसके सरफेस पे भी ना बहुत सारी माइनर इरेगुलरिटीज़ होती है। तो जब वो लोग इतने माइनर इरेगुलरिटीज़ के ऊपर जब लिखते हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर स्टे करेगा, है ना। तो यही मतलब यही होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, वो दो चीज़ों के बीच में, दो सरफेसेस के बीच में एक इरेगुलरिटी की वजह से फॉर्म होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ समझते हैं हम कि अब एक और बात यहाँ पे समझते हैं कि मान लो अगर जो दो सरफेसेस हैं, ठीक है, तो अगर दोनों सरफेसेस पे अगर मान लो एक सरफेस बहुत ही ज़्यादा क्या है, रफ़ है, बहुत ही ज़्यादा रफ़ है, मतलब उसमें बहुत ही ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है। अगर हम उसको लाइक कॉम्पैक्ट माइक्रोस्कोप से देखेंगे, बाहर से तो सब कुछ स्मूथ ही दिखता है, ठीक है। सो अगर हम उसको पास से देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्या है, एकदम बहुत ही ज़्यादा वो उसमें रफ़ सरफेस है, ठीक है। तो अगर मतलब लाइक इतना ज़्यादा अगर इरेगुलरिटीज़ है किसी सरफेस पे तो वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर क्या होगा, ग्रेटर फ्रिक्शन होगा। ग्रेटर फ्रिक्शन मतलब इतना ज़्यादा मान लो रफ़ सरफेस है और इसके ऊपर क्या है, आपका एक बॉक्स है, क्या है, आपका एक बॉक्स है, और आपको इस बॉक्स को यहाँ से कहाँ लेके जाना है, यहाँ पे लेकर जाना है। तो जब आप इतनी ज़्यादा इरेगुलरिटी के बीच में से एक बॉक्स को लेके जाने की कोशिश करोगे, मान लो ये क्या है, एक आपका जो होता है ना ज़मीन है वो है, मान लो रोड ही मान लेते हैं, रोड मान लेते हैं, ठीक है। तो आपने रोड में तो देखा होगा इतनी सारी इरेगुलरिटीज़ होती है। तो जब आप मान लो रोड जैसे ही किसी चीज़ के ऊपर आप एक बॉक्स को लेके जाने की कोशिश करो तो आप कैसे लेके जा पाओगे, बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है, क्योंकि इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो बॉक्स का सरफेस है और ये जो रोड का सरफेस है, इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन पैदा होता है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं फ्रिक्शन को समझने के लिए। अगर आपने टेबल पे मैं इसको रब कर देती हूँ, जिनको समझ में नहीं आ रहा आप ये सारे एग्जाम्पल्स को ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इरेगुलरिटी का कॉन्सेप्ट है। मैं इसको भी रब कर देती हूँ। तो अब देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है, टेबल के ऊपर जब आपके पास क्या है, एक बुक रखा हुआ है, टेबल के ऊपर आपके पास एक बुक रखा हुआ है, ओके। तो ये आपका बुक है। अब मान लो आपको इस बुक को क्या करना है, आपको इस बुक को यहाँ से यहाँ लेकर आना है। उठा के तो आप ला सकते हो, लेकिन अगर आप इस बुक को ऐसे स्लाइड करके लेकर आओगे, मान लो आपने इधर से इस बुक को मारा और ये बुक इधर आ गया, ठीक है, तो आपको वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भी एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है, ठीक है। आपका एक टेबल है और आपने इस बुक को यहाँ से स्लाइड किया तो ये बुक कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको मैग्नीफाइन करके देखेंगे तो क्या होगा, जो बुक का सरफेस होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, मैग्नीफाइन करके देखेंगे, मैं हर बार बोली हूँ मैग्नीफाइन करके देखेंगे, और जो टेबल का सरफेस होगा वो भी कुछ इस टाइप से होगा। तो इसके बीच में क्या होता है ना, इन दोनों सरफेसेस के बीच में क्या होता है ना, एक इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है। ये दोनों क्या हो जाते हैं ना, आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं। मान लो कोई सरफेस इस टाइप का और मैं इसके नीचे एक सरफेस रख देती हूँ, कुछ ऊपर रख देती हूँ कुछ इस टाइप का सरफेस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इंटरलॉक हो जाएंगे ना। अगर आप सोचो इस टाइप का कोई एरिया है, चलने का एरिया है, यहाँ से मेरे को लेके जाना है एक बॉक्स को, तो इस टाइप का इतना ऊबड़ खाबड़ एरिया है, मेरे को यहाँ से एक बॉक्स को लेके जाना है, ऑब्वियसली आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगेगी, ठीक है। तो इससे हमें ये चीज़ बात पता चलती है, जहाँ पे ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होती है वहाँ पे क्या लगता है, वहाँ पे मोर एफर्ट लगता है, मोर
एफर्ट भी लगता है और क्या लगता है, मोर फ्रिक्शन भी होता है उधर, क्योंकि आपको दो सरफेसेस के बीच में बहुत ही ज़्यादा लाइक कॉन्टैक्ट हो रहा है और वो दोनों लाइक इतना ज़्यादा इरेगुलरिटी है उनके बीच में कि वो दोनों इंटरलॉक हो जा रहे हैं, है ना। तो मोर फ्रिक्शन भी होता है। फ्रिक्शन मतलब कुछ नहीं है, फ्रिक्शन मतलब सिर्फ जो इरेगुलरिटीज़ होती है ना दो सरफेसेस के बीच में, जब वो इंटरलॉक हो जाते हैं तो फ्रिक्शन क्रिएट होता है। बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है ये, हमने यहाँ पे समझ लिया अबाउट फ्रिक्शंस, ठीक है। तो ये फ्रिक्शंस हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखने वाले हैं फ्रिक्शंस के भी ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक विच इज़ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। So our next topic is about types of friction. तो types of friction, friction के हमारे पास लाइक टेक्स्ट बुक में है आपके 3 टाइप्स, ठीक है। तो ज़्यादा आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में इसको डिटेल से नहीं पढ़ा है, सिर्फ इसके नाम दे दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी आपके पास दूंगे और एक एग्जाम्पल भी। तो 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है। फर्स्ट है स्टैटिक फोर्स, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ये हमारे पास फोर्स नहीं है, दिस इज फ्रिक्शन, ठीक है, दिस इज फ्रिक्शन। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकेंड हमारे पास है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। थर्ड है हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शंस, ठीक है। सो हम इसका एग्जांपल देख देख के समझेंगे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, इसका यहाँ पे डेफिनेशन आप इसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। तो बहुत ही इजी सा डेफिनेशन है, द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी tends to move over the surface of another body but the actual motion has not started is called it static force, ठीक है। तो यहाँ पे हम static force भी बोल सकते हैं क्योंकि ये एक फोर्स के ही उसमें आता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने फोर्स यहाँ पे भी लिख दिया था, आप यहाँ पे फ्रिक्शन लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन। तो एक कैसा फ्रिक्शन है, मतलब कैसा फ्रिक्शन है, इसमें क्या होता है ना, द अपोजिंग फोर्स, जो एक अपोजिट फोर्स आती है वो कब प्ले में आती है, मतलब वो कब आती है, लाइक जो अपोजिंग फोर्स होती है जिसे हम फ्रिक्शन बोलते हैं, वो कब आती है, जब कोई भी एक सरफेस, ये क्या है, एक सरफेस है, जब कोई भी एक सरफेस क्या करता है, टेंड्स टू मूव ओवर द अनदर सरफेस। तो टेंड्स मतलब मूव करने की कोशिश करता है, ठीक है। देखो ये एक सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, जब ये दोनों सरफेस एक दूसरे के ऊपर मूव करने की कोशिश करते हैं तो फिर क्या होता है, तभी ये जो अपोजिंग फोर्स है, ये जो अपोजिंग फोर्स है यहाँ पे हमारे पास है स्टैटिक फ्रिक्शन, तभी ये होता है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, सिर्फ ये मूव करने की कोशिश करते हैं, बट द एक्चुअल मोशन हैज़ नॉट स्टार्टेड इज कॉल्ड एड स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो ये ऐसा फ्रिक्शन है जिसमें जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर मूव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने टेंस लिखा है, इंग्लिश में टेंस, मूव मतलब बॉडी टेंड्स टू मूव, एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर मतलब कोशिश करती है मूव करने की, ठीक है। तो वही उसी चीज़ को हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। लेकिन इस मूवमेंट में एक एक्चुअल मोशन होता है ना, मान लो ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर से एकदम इसके ऊपर से चला गया, उस टाइप का मोशन नहीं होता है, लाइक एकदम जस्ट उसके ऊपर मूव करने की बस कोशिश ही करता है, उस मोशन को, लाइक उस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। आप लोग को समझ में आया होगा आई होप। तो ऐसा फ्रिक्शन जिसके अंदर दो जो ऑब्जेक्ट होंगे बस वो एक दूसरे के ऊपर मूव करने की कोशिश करते हैं, मूव नहीं करते हैं, एक्चुअल मोशन हैज़ नॉट स्टार्टेड येट, यहाँ पे इसमें भी लिखा हुआ है मोशन अभी स्टार्ट नहीं होता है, मतलब मूवमेंट स्टार्ट नहीं होती है, बस दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर मूव करने की सिर्फ कोशिश करते हैं, ठीक है, सिर्फ कोशिश करते हैं। तो इस टाइप का जो फ्रिक्शन होता है उसे हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ऐसा फ्रिक्शन होता है जिसमें क्या होता है, द अपोजिंग फोर्स विच comes into play when one body is actually sliding over the surface of the another body, उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो पिछले में हमने देखा था कि क्या हो रहा था, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर
मूव करने के लिए, मूव करने का टेंड करती है, टेंड मतलब लाइक कोशिश करती है। पिछले हमने देखा था स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसा फ्रिक्शन होता है जिसमें क्या होता है, एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर सिर्फ मूव करने की बस कोशिश करती है, मूव करती नहीं है, कोशिश करती है, टेंड्स टू मूव, ठीक है, सिर्फ कोशिश करती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब दो सरफेसेस, स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब मान लो यहाँ पे क्या है, स्लाइड, यहाँ पे एक मतलब एक प्लैंक है और इसके ऊपर क्या है, एक बॉल है, ठीक है। तो अगर हम बॉल को एक इस टाइप के प्लैंक पे रख देंगे तो क्या होगा, ये जो इस टाइप का, अगर मान लो ये क्या है, एक स्लाइड मान लेता है जो आपके प्ले ग्राउंड में होता है ना, वो स्लाइड है। तो इस स्लाइड पे अगर मैं एक बॉल को रख दूँ तो ऑब्वियस सी बात है वो नीचे जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब एक बॉडी, ये एक पहली बॉडी है हमारी, जो स्लाइड है ये क्या है, पहली बॉडी है, ये दूसरा हमारा जो बॉल है वो क्या है, सेकंड बॉडी है। तो जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर एक्चुअली क्या करती है, स्लाइड करती है, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर एक्चुअली स्लाइडिंग करती है दूसरे बॉडी के ऊपर, तब उस टाइप के मोशन को हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है, कोशिश नहीं करती है, तब उसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। पिछला वाला स्टैटिक फ्रिक्शन, उसमें क्या होता है, जब दो बॉडी मतलब लाइक दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर सिर्फ मूव करने की कोशिश करती है, उसमें सिर्फ कोशिश कर रही थी मूव करने की, मूव मतलब कुछ भी मूव करने के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर एक्चुअली में स्लाइड करती है, स्लाइडिंग मतलब जैसे आपका स्लाइडर होता है ना, वही स्लाइड करती है, स्लाइडिंग जिसको हम बोलते हैं ना, सिर्फ स्लाइड करती है और वो एक्चुअली में स्लाइड करती है, कोशिश नहीं करती है। तो आप अच्छे से डेफिनेशंस को समझिए, ठीक है। तो ये हमने देखा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक व्हिच इज रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, तो रोलिंग फ्रिक्शन हमारा लास्ट है, ठीक है। सो दिस इज सी, ओके, हमारा लास्ट है, दिस इज रोलिंग फ्रिक्शन। तो हमारी थर्ड टाइप ऑफ फ्रिक्शन है। सो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, द अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली रोलिंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड एड रोलिंग फ्रिक्शन। ऐसा फ्रिक्शन जिसमें एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर क्या करती है, रोल करती है, उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। सो बहुत ही इजी से है। एक फोर्स में क्या होता है, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करने की जब कोशिश करती है, कोशिश ने यहाँ पे जब एक्चुअली रोल करती है, तब उसे हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। एग्जाम्पल क्या होगा, जब आपके पास ट्रॉली बैग्स तो होंगे ही, ठीक है। तो दिस इज एन ट्रॉली बैग, बना देती हूँ मैं यहाँ पे ट्रॉली बैग। तो एक मान लो ये ट्रॉली बैग है, ठीक है, ज़्यादा सीरियस नहीं, मान लो ये ट्रॉली बैग है। ट्रॉली बैग के नीचे क्या होते हैं, छोटे छोटे हमारे पास मतलब व्हील्स होते हैं, है ना। तो छोटे छोटे व्हील्स होते हैं ट्रॉली बैग्स के नीचे। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्या फ्रिक्शन हो रहा है, ये मान लो ज़मीन है, ठीक है, आप जा रहे हो कहीं पे जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन अकर कर रहा है। कैसे अकर कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, व्हील्स हैं, व्हील्स क्या कर रहे हैं, लैंड के ऊपर रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो इतना इजी सा कॉन्सेप्ट है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में मैंने बता दिया, मान लो स्लाइड है, दिस इज अ स्लाइड है, आप स्लाइड के ऊपर क्या जा रहे हो, आप स्लाइड के ऊपर हो, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन कर रहे हो क्रिएट। या फिर अगर आप स्लाइड के ऊपर कोई बॉल फेंकते हो तो वो बॉल इधर से क्या करेगी, स्लाइड करेगी, है ना। एक स्लाइड का और भी बहुत ही सारे एग्जाम्पल है स्लाइडिंग के। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या है, जब कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर बस मूव करने की कोशिश करती है, मूव नहीं करती है, उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। बस इतना ही अंतर है स्टैटिक, रोलिंग एंड स्लाइडिंग में। तो ये हमने देखा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देख लिया टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस एंड आपको पता है कि अब यहाँ पे हमने ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट बच जाता है। ये तो हमने देख लिया फ्रिक्शन, ज़्यादा हमने फ्रिक्शन मतलब जो फ्रिक्शन है ऑलमोस्ट वो हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। बस यहाँ पे एक और टॉपिक हमारे पास रह जाता है। तो अब आता है कि मान लो अगर आपको ज़रूरत पड़ गई फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने की, और फ्रिक्शन को इंक्रीज़ क्यों करने की ज़रूरत पड़ गई, फ्रिक्शन को इंक्रीज़ क्यों करने की ज़रूरत पड़ गई, फ्रिक्शन को आपको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत पड़ गई। जैसे फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करना मतलब जो मान लो आपके पास यहाँ पे क्या है, एक बॉक्स है,
ठीक है, और ये जो बॉक्स है आपके पास, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास लैंड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्रिक्शन को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो इंक्रीज मतलब करना क्या होता है, इर्रेगुलरिटीज़ को बढ़ाना, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग फ्रिक्शन मतलब इर्रेगुलरिटीज़ को बढ़ाना। तो ये जो इंक्रीजिंग फ्रिक्शन होता है ये कब काम आता है, ये कब काम आता है, जैसे कि आपका ये क्या है, दिस इज़ योर लाइक, मैं और अच्छे से बना देती हूँ। तो ये आपके पास बन जाएगा लाइक आपके जो चप्पल होते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही आपके नहीं होंगे, तो मान लो एक छोटा सा एग्जांपल है ये, ठीक है। मान लो ये क्या है, किसी के चप्पल है। अब यहाँ पे सैंडल्स हैं, ओके। तो मान लो ये जो सैंडल्स हैं इनके नीचे आपने देखा होगा मतलब छोटे छोटे डिज़ाइंस बने होते हैं। मान लो ये सैंडल का बैक एरिया है, आपके पास सैंडल होगा, उसके बैक एरिया में बहुत सारे डिज़ाइन इस टाइप के बने रहते हैं ना। तो आप सोचते हो ये डिज़ाइंस क्यों बने होते हैं, आपका जो स्कूल का शूज़ होगा, आपने देखा होगा आपका जो स्कूल का शूज़ होगा उसके अंदर ना बहुत सारे डिज़ाइंस बने रहते हैं अंदर, आपने देखा होगा पीछे नीचे की तरफ बहुत सारे डिज़ाइंस बने रहते हैं। वो जो डिज़ाइंस होते हैं उसके पीछे वो क्यों बने रहते हैं, वो इसलिए बने रहते हैं ताकि क्या हो ना, फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो। आप जब चलो, नीचे पानी गिरा है तो आप गिरो ना, फ्रिक्शन इससे कैसे इंक्रीज़ होगा, क्योंकि वो क्या करते हैं ना, इसका जो सरफेस होता है इसके ऊपर ड्राइंग्स बना देते हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से ना जो इर्रेगुलरिटी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। आप किसी भी सरफेस पे मतलब इस टाइप का कुछ ड्राइंग बना दोगे एकदम कड़ा कड़ा, और जब आप इससे किसी ज़मीन पर चलोगे तो ऑब्वियसली आप अच्छे से खड़े हो पाओगे, या फिर आप फिसलोगे नहीं कहीं अगर पानी है तो। ये टायर जैसी चीज़ पे भी यूज़ होता है। आपके जो टायर्स होते हैं ना, साइकिल के टायर मान लो, या फिर हम लोग बड़ी कार्स ट्रक्स के टायर्स होते हैं, सबके टायर में आपने देखा होगा कि क्या होता है ना, बहुत सारे इस टाइप के डिज़ाइंस बने रहते हैं इस टाइप के, है ना। टायर पे भी आपने देखा होगा डिज़ाइंस, तो बहुत सारे डिज़ाइंस बने रहते हैं। कंपनी के नाम भी कुछ उसी टाइप से बने रहते हैं, लिखे प्रिंटेड नहीं रहते हैं, कुछ सिलिकॉन उस टाइप की चीज़ों का यूज़ करके उसे लाइक पॉपअप टाइप दिखाया जाता है ना। आपको पता ही होगा टायर के ऊपर इस टाइप के कुछ डिज़ाइंस बने रहते हैं, है ना। तो ये जो डिज़ाइंस होते हैं ये क्यों बने होते हैं, ये जो डिज़ाइंस होते हैं ये क्यों बने रहते हैं, इसीलिए बने रहते हैं ताकि जब आपका व्हीकल है जब वो चले, ठीक है, आपका जो व्हीकल है जब वो चले तो क्या हो, उसके अंदर ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट हो, इंक्रीजिंग फ्रिक्शन हो, ताकि जो टायर है वो अच्छे से काम करे। या फिर अगर बारिश का सीज़न है तो वो टायर भी तो अगर फिसल गया तो पूरी गाड़ी फिसल जाएगी। पूरी गाड़ी फिसलने का मतलब यहाँ पे वो नहीं कि गाड़ी लाइक फिसलती है, वो कोई आदमी नहीं है, मतलब गाड़ी भी तो गिर सकती है, कहीं पे टूट सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है ना। तो जो टायर होते हैं उनके ऊपर क्या किया जाता है, ये मान लो एक टायर है, ये एक टायर है, तो ये टायर है तो इसके सरफेस पे आपने देखा होगा कुछ इस टाइप के डिज़ाइंस बने रहते हैं, है ना। यहाँ पे मैं अच्छे से बना देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये हमारे पास टायर है, उसके ऊपर कुछ इस टाइप के डिज़ाइंस बने रहते हैं। क्यों डिज़ाइंस बने रहते हैं, इसीलिए क्योंकि फ्रिक्शन इससे इंक्रीज़ होगा, इससे इर्रेगुलरिटीज़ है वो क्या होगी, बढ़ेंगी, है ना। यही वो डिज़ाइंस की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। ये फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करेगा जब आपको ज़रूरत होती है चलने में और टायर में और बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरत होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट, विच इज़ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। तो हमने देख लिया कि फ्रिक्शन को आप इंक्रीज़ भी कर सकते हो, क्या आप फ्रिक्शन को डिक्रीज़ भी कर सकते हो, या फिर डिक्रीज़ मतलब कि आप जो इर्रेगुलरिटीज़ है क्या उनको आप कम कर सकते हो, यस कर सकते हो। डिक्रीजिंग मतलब रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो कैसे कर सकते हो, मान लो आपके पास क्या है, कभी कभी बोलते हैं ना साइकिल का टायर है, तो ये साइकिल का टायर है ना, आप कभी कभी बोलते हैं ना कि जो चेन होता है ना साइकिल में, आप सीन ना इस टाइप का चेन होता है यहाँ पे साइकिल में अटैच्ड होता है, तो वो जो चेन होता है कभी कभी क्या करता है, काम करना बंद कर देता है। तो आप जब उसके अंदर क्या डालते हो ना, थोड़ा सा ऑयल डालते हो तो वो क्या होता है, फिर से काम करने स्टार्ट हो जाता है। फिर ग्रीस, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और ये जो चीज़ें होती हैं ना, जो क्या करती हैं ना, इन चीज़ों को हम पहली चीज़ क्या बोलते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं इन्हें हम बोलते हैं लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स मतलब जो क्या, ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, फ्रिक्शन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ठीक है। जो फ्रिक्शन होता है उसको, जो भी चीज़ें रिड्यूस करती हैं उन सारे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं लुब्रिकेंट्स। तो लुब्रिकेंट्स मतलब इसमें क्या आएंगे, इसमें लुब्रिकेंट्स मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी,
ऑयल आएगा। जैसे ऑयल को आप किसी भी ख़राब व्हीकल में डालते हो तो क्या होता है, थोड़ा सा वो काम करना, हिलना स्टार्ट हो जाता है ना। तो वैसे ही ऑयल होती है, ग्रीस होता है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे लुब्रिकेंट्स में, ठीक है। तो बहुत सारे साइकिल को ऑयल, इससे के बहुत सारे टाइप्स के ऑयल होते हैं, ओके। तो ये क्या करते हैं ना, अगर आप इनको किसी भी चीज़ में डालोगे तो वो क्या करेंगे, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देती हैं, है ना। आपको पता ही है फ्रिक्शन उससे क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों कम होता है, मान लो कोई सरफेस है, दिस इज़ अ टेबल। अब मान लो टेबल का एग्जांपल है, तो टेबल के ऊपर क्या है, बहुत ही ज़्यादा ऑयल गिरा हुआ है, ठीक है। अब जब आप इसके ऊपर अपना बुक या फिर कोई भी चीज़ रखोगे, और मान लो अगर आपने इतने बड़े, मतलब ये बड़ा टेबल मान लेते हैं, और इसके ऊपर आपने कोई भी सामान रखा है, तो जब आप उसको स्लाइड करोगे तो क्या होगा, बहुत ही आसानी से स्लाइड होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये रोड है, रोड के ऊपर ना बहुत ही ज़्यादा ऑयल गिरा हुआ है, ठीक है। रोड या फिर कोई सा भी सरफेस है, उस पर बहुत ही ज़्यादा ऑयल गिरा रहता है। तो अगर आप उसके ऊपर से क्या करोगे ना, कोई भी बॉक्स या फिर कोई भी सामान लेके जाने की कोशिश करोगे तो वो आसानी से जाएगा, ठीक है। आपको पता ही, ऑयल जब आपके हाथ में लगता है तो कितना लाइक चिपचिपा हो, तो मतलब सॉफ्ट हो जाता है ना, किसी भी चीज़ को स्मूथ बना देता है ना। तो ये हमें पता चलता है, ये रिड्यूसिंग फ्रिक्शन करता है, मतलब ये जो इरेगुलरिटीज़ होता है ना, इन सबको कम करता है। कैसे कम करता है बताओ, जब ये मान लो एक सही सरफेस है, इस पर इतनी ज़्यादा इरेगुलरिटी है, जब आप इसके ऊपर कोई और दूसरा सरफेस डाल दोगे, ऑयल डाला आपने, तो ऑयल क्या करेगा ना, जो छोटे छोटे एरियाज हैं ना, इन सबको लॉक कर देगा, ठीक है। तो लॉक कर देगा, फिर क्या होगा, इसके ऊपर इसने एक लेयर बना दी है ऑयल की, एकदम मस्त स्मूथ लेयर। जब आप इसके ऊपर कोई सामान को लेकर जाओगे तो ऑब्वियसली वो अच्छे से जाएगा। एक और एग्जांपल है रिड्यूसिंग फ्रिक्शन में, एक और चीज़ आती है, दैट इज़ नोन एज व्हील्स, ठीक है। व्हील्स भी क्या करते हैं ना, फ्रिक्शन को कम करते हैं। और व्हील्स, और एक और चीज़ आती है, दैट इज़ बॉल बेयरिंग, ठीक है। बॉल बेयरिंग जिसे हम बोलते हैं, वो भी देखते हैं अभी। तो जो बॉल बेयरिंग होते हैं, अपनी जो भी बच्चे स्केटिंग करते होंगे उन्हें पता होगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर 7 to 8 बॉल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, स्केट्स होते हैं ना, उनके व्हील्स के अंदर ये लगे रहते हैं, ठीक है। इस टाइप का होगा व्हील्स आपके स्केट्स का, और उसके अंदर ये जो छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, एकदम मिनी मेटल के बॉल्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करता है ना, आपका जो स्केट्स होता है ना, उसको अच्छे से चलाने में मदद करता है। कुछ ऐसा ही स्केट्स दिखता है मेरे हिसाब से, तो आप अच्छे से इसका ड्राइंग बना के समझ लेना। तो ये हमारा क्या है, स्केट्स हैं। तो स्केट्स के अंदर जो ये जो आपके लगा होगा, आपके टेक्स्ट बुक में पिक्चर भी है, इसी को हम बोलते हैं बॉल बेयरिंग, ठीक है। तो बॉल बेयरिंग, या फिर हम बोल सकते हैं जो व्हील होते हैं, व्हील क्या करते हैं, अगर आप किसी भी व्हील को, मान लो ये इरेगुलर सरफेस है, आप इसके ऊपर एक व्हील रखोगे, और व्हील को अगर आप इसके ऊपर चलाओगे तो आसानी से धीरे करके चला जाएगा यहाँ तक। लेकिन आप किसी भी सामान को चलाओगे तो वो कैसे, एकदम उबड़ खाबड़ करके जाएगा, ऐसे नॉर्मली थोड़ी ना जाने वाला है। तो ये भी क्या करते हैं ना, फ्रिक्शन को कम करते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन हमने अच्छे से समझ लिया है, ओके। अब यहाँ तक हमने अपना जो कॉन्सेप्ट है इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन वाला भी हमने ख़त्म कर दिया है। अब एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ नोन एज ड्रैग, ओके। क्या आता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे आता है ड्रैग। ड्रैग क्या होता है, ड्रैग मतलब, ड्रैग इसका मतलब क्या होता है, ड्रैग होता है ना, द फ्रिक्शनल फोर्स, वो क्या करता है, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड, मैं पहले लिख देती हूँ यहाँ पे डेफिनेशन, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय fluids, the frictional force exerted by the fluids is called ड्रैग, ठीक है। तो ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स जो वाटर या फिर फ्लूइड से होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं, ठीक है। जो भी फ्रिक्शन फ्लूइड से कॉज होता है, ठीक है। तो ये ड्रैग के बारे में आपको सिर्फ एक बॉक्स में गिवन है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑरेंज बॉक्स में गिवन होगा आपके टेक्स्ट बुक में, आप देख लेना। तो जो ड्रैग होता है ना, वो आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ मतलब इतने से बॉक्स में ही ऑलमोस्ट इसका इन्फॉर्मेशन गिवन है। ड्रैग सिर्फ एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो फ्लूइड्स में काम करता है, ठीक है। सो ड्रैग्स भी हमने डिस्कस कर लिया है, एंड इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग फ्रिक्शन भी डिस्कस कर लिया है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब एक बात हमारे पास आती है,
फ्रिक्शन अनेसेसरी और एन ईविल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात आ रही है, फ्रिक्शन क्या हमारे लिए नेसेसरी है या फिर वो हमारे लिए एक ईविल है। ठीक है, क्या फ्रिक्शन हमारे लिए एक नेसेसरी चीज़ है या फिर ईविल है, बताओ आप ही। आप लोग सोच रहे होगे ईविल है, क्यों ईविल है, क्योंकि इतना जो आपके पास सामान होता है ना, वो आपको किसी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है, वो फ्रिक्शन की वजह से ही तो वो बहुत भारी, मतलब एक भारी क्या, वो इंटरलॉक हो जाता है ना, जो सरफेस होता है एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाता है और आपको एक चीज़ दूसरी जगह लेके जाने में दिक्कत होती है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग बोलते हैं कि ये ईविल है ना। अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं ईविल के, लेकिन ये हमारे लिए एक फ्रेंड भी है और वी कैन से लाइक नेसेसरी भी है। जब आपकी मैम बोर्ड पे पढ़ाती होंगी तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो मान लो उन्होंने कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है जैसे कि मान लो चैप्टर नंबर यहाँ पे लिखा हुआ उन्होंने 12, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। मान लो मैम ने सिर्फ चैप्टर नंबर से 12 लिखा हुआ है, तो मैम क्यों, मतलब जो आपके मैम होती है स्कूल में, वो कैसे लिख पाती हैं बताओ। वो फ्रिक्शन की वजह से ही तो लिख पाती है, हमने पहले एग्जाम्पल में देख लिया है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो वो लिख भी नहीं पाती, अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो आप खड़े भी नहीं हो सकते थे, अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो आप कहीं भी जल्दी से चलते और कहीं भी जगह पे जाके फिसल जाते। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आपके घर में जितनी भी चीज़ें वॉल हैंगिंग हैं वो अभी वॉल हैंगिंग में नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि जो नेल्स होते हैं वो किसी चीज़ के अंदर नहीं जा पाती, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं कि फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हैं। जब आपने कोई सामान लाइक मान लो मैंने मतलब जो हमारे ये है, हमारे पास मेरा मार्कर है, मैंने इसको यहाँ पे रखा है, देखो ये रोल हो रहा है ना। तो अगर मान लो आपके पास कोई भी सामान है, आप उसको ज़मीन पे रखोगे तो वो फिसल जाती, वो ऐसे टिकती नहीं एक जगह पे। मान लो आपने क्या रखा है, अपना जो ग्लास है उसको आपने अपने टेबल पे रखा है, तो वो टेबल पे ही नहीं रहती, वो ऐसे फिसलती रहती है ना। इसलिए फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है हमारे लाइफ में। ओके, सो ये हमने ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। तो ये था हमारी क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन। यहीं पे हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा।